रिकॉर्डिंग ऑन कर दो। जी कर दिया बेटा। हमने फाइनाइट ऑटोमेटा शुरू किया था हाल में 3 हफ्ते पहले, और उस वक्त मैंने कहा था कि इसकी 2 किस्में हैं, एक डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है और एक नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। पिछले लेक्चर में हमने आखिरी टॉपिक किया था डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा का, क्लोजर प्रॉपर्टीज। अभी तक मैंने आपको ये नहीं बताया कि क्लोजर प्रॉपर्टीज है क्या, लेकिन बरसवत उस जो तरीका था वो मैंने आपको पिछली दफ़ा बता दिया था। वो इंशाल्लाह क्लोजर प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या होता है, ये अब जो अगला टॉपिक शुरू कर रहे हैं इसमें जब आएंगे तो इंशाल्लाह उसमें बताएंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टीज़ क्या का मतलब है, क्लोजर का क्या मतलब है। तो दूसरा है नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। आज हमने ये शुरू करना है, इसे हम एब्रीविएट NFA से करते हैं। डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में मैंने आपको ये बताया था कि अगर हमारे पास कोई DFA दिया हुआ है और एक स्ट्रिंग दी हुई है तो वो एक प्री डिटर्मिन्ड पाथ ही फॉलो करेगी। 100 दफ़ा हम चलाएंगे तो 100 दफ़ा वही पाथ चलेगी। यानी कि मशीन के पास किसी भी स्टेट के ऊपर कोई चॉइस नहीं है। अगर A आया तो उसने A वाला ही एज जो है वो फॉलो करना है, और अगर B आया तो B वाला ही एज फॉलो करना है। ठीक है। नॉन डिटर्मिनिज्म का मतलब है कि मेरे पास चॉइस है किसी भी स्टेज के ऊपर। जैसे मैंने आपको डिटर्मिनिज्म को एक्सप्लेन करते हुए कहा था कि अगर हम इस क्लास में हैं और ये जो 302 में शायद क्लास होती है ये, तो अगर यहाँ से निकल के मैंने सेकंड फ्लोर पे जाना है तो कितने तरीके हैं मेरे पास, और आप लोगों ने कहा था 3 तरीके हैं, 2 सीढ़ियाँ हैं और एक एलिवेटर है। तो ये मेरे पास चॉइस है। अगर आप मुझे देख रहे हैं कि मैं क्लास से निकला हूँ और मैंने सेकंड फ्लोर पे, आप नहीं बता सकते कि मैं कौन सा रास्ता फॉलो करूँगा। अगर वहाँ पे एक ही सीढ़ी होती और कोई एलिवेटर ना होता तो आप बता सकते थे कि मैं इसी सीढ़ी से नीचे जाऊँगा। ये डिटर्मिनिज्म है। लेकिन जब 2 सीढ़ियाँ और एक एलिवेटर है, आप मुझे नहीं बता सकते, मेरी चॉइस है। मैं कभी एक सीढ़ी से जाऊँगा, कभी दूसरी सीढ़ी से जाऊँगा, हो सकता है मैं एलिवेटर से नीचे चला जाऊँ। तो यही चीज़ नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में भी है। ठीक है बेटा, नॉन डिटर्मिनिज्म की समझ आ गई? यस सर। जी सर। चलिए अब इसकी फॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं। इसकी फॉर्मल डेफिनेशन भी DFA की तरह, इसमें 5 ट्यूपल्स ही हैं। Q फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट, ये वैसे ही है जैसे DFA में था। सिग्मा फाइनाइट इनपुट अल्फाबेट, एग्जैक्टली वही चीज़ है जो DFA में था। Q सब नॉट इज ए मेंबर ऑफ सेट कैपिटल Q इनिशियल स्टेट, ये भी एग्जैक्टली वही है जो DFA में था। NFA में भी एक इनिशियल स्टेट होगी जैसे DFA में थी। A सबसेट ऑफ Q इज द सेट ऑफ एक्सेप्टिंग स्टेट्स, ये भी एग्जैक्टली वही है जो DFA में था। सो फर्क सिर्फ ये डेल्टा ट्रांजिशन फंक्शन में है, ये फर्क है। किसी को याद है ट्रांजिशन फंक्शन DFA का क्या था? यस सर। बताइए। सिग्मा वाला वो जो होता है फंक्शन। हाँ हाँ सर मतलब उसमें पहले आप बताते हैं कि स्टेट में और बेटा, कौन सा उस, एलिमेंट उस, आया तो कहाँ जाना है। उसकी डोमेन क्या थी, रेंज क्या थी? सर डोमेन में स्टेट आती है। क्या डोमेन में स्टेट आती है, क्या बातें कर रहे हैं यार। सर ट्वेल्थ मतलब वो अबे। मुझे एग्जैक्ट टर्म नहीं पता कि उसे क्या कहते हैं, लेकिन वो सिग्मा वाला फंक्शन था ये याद है। सिग्मा वाला फंक्शन था? सिग्मा नहीं था वो। हाँ सिग्मा वाला था, ये है DFA का। ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, DFA का। इसकी डोमेन थी Q, सेट ऑफ स्टेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट विद ई और सिग्मा। बिलोंग्स टू ओ सिग्मा, ई नहीं बेटा, सिग्मा सिग्मा, यस सर। सेट ऑफ अल्फाबेट
ये डोमेन है इसकी, और रेंज थी इसकी Q. Q। यहाँ पे फर्क है, ये देखिए, Q यानी सेट ऑफ फाइनाइट स्टेट क्रॉस प्रोडक्ट विद सिग्मा यूनियन सेट ऑफ लैम्डा। ठीक है, तो ये आगे एक्सप्लेन करूंगा मैं इन डिटेल कि ये क्या चीज है। और इसका डोमेन जो है 2⁻�q है। ये पढ़ा हुआ है ना तुम लोगों ने? Yes sir. इसे क्या कहते हैं? पावर सेट। इसे Power पावर सेट कहते हैं। जी हाँ बेटा। अच्छा, ये सारी चीजें भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। अभी सिर्फ ये एक समझ लो कि ये लिखा हुआ क्या है, इसके मीनिंग जो हैं वो आज सारे लेक्चर में यही होगा। अच्छा, अब पावर सेट पहले देख लें क्या होता है। तो मैंने ये सेट बनाया है 0 1 का, तो 2⁻s यानी कि पावर सेट ऑफ s क्या होगा, लिखवाओ मुझे। पावर सेट तुम सब लोगों को पता है, पीछे पढ़ के आए हो। Sir, 2 की पावर 0. भाई क्या बोली जा रहा है? Sir, wait a second. पहले पावर सेट की बेटा डेफिनेशन क्लियर कर लो, अपने ज़हन में बोल दो, फिर लिखवाना आसान हो जाएगा। इट इज ए पावर सेट, ठीक है, तो इसका मतलब है ये एक सेट है। अब तुमने सिर्फ ये बताना है कि उस सेट के मेंबर क्या होते हैं, पावर, इसकी डेफिनेशन क्या होगी। कोई भी सेट दिया हो, अगर उसका पावर सेट लें तो वो कौन सा सेट बनता है? हाँ भी पीछे बेटा आप लोग कर क्या आए हुए हो? उमर मुआज अपना बंद करो। सर वो गलती से हो गया था। कोई बात नहीं। चलो, अगर डेफिनेशन नहीं आ रही तो लिखवाना ही शुरू कर दो। सर इसका ये होंगे 0 1 0 1 बस। 0 सर लैम्डा भी होगा 1 0,1 और फिर एक एम्प्टी सेट। नहीं बेटा, लैम्डा डेफिनेशन 0 1 ना, 0 1 नहीं, और बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। Power set is the set that includes every subset of the set. शाबाश शाबाश, लेट मी राइट जी, वेरी गुड वेरी गुड। पावर सेट ऑफ S is a set of all the subsets of S। ठीक है, a power set of S is a set of all the subsets of S। अब डेफिनेशन समझ आ गई है? Yes sir. तो Yes, इस sir. सेट के जितने Yes, भी sir. सबसेट्स बन सकते हैं वो पावर सेट के मेंबर होंगे। सो अब मुझे जो है लिखवाओ क्या होगा। Sir, 2 power है 2 0 1 और 0 1. सर एक तो नल होगा, फिर 0 भी होगा, वो लैम्डा। भी होगा। वो लैम्डा होगा. वो लैम्डा कहाँ से है? लैम्डा स्ट्रिंग है। और ये क्या सर कह रहा एक है? एक ऑल एम्प्टी सबसेट्स ऑफ Zero. एस। 0 1 सर एक एम्प्टी होगा, एक ये 0 0 1 होगा, एक सर 1 एक होगा। एम्प्टी है 0 1। 0 1 और 0. ये मैंने बस. लिखा है, ठीक है। Yes sir. हाँ जी सर, आप आगे ब्रैकेट लगा दो। Okay, 0 1 and 1 0. Yes sir. बस। Yes sir. नल नहीं आएगा। ओ यार, ये डेफिनेशन तो पढ़ो बेटा, क्या हो गया तुमको? इज ए सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ एस। ठीक हो गया सर। ये सबसेट है, ये तो स्ट्रिंग्स हैं, तुमने स्ट्रिंग्स लिखा दी हैं। सर ये सेट्स में करते हैं ना, ब्रैकेट्स में करते सेट में ब्रैकेट्स में.
हाँ तो यूं कहो ना, इन्हें बेसिस में कर। हाँ बस ये देखो जी, जीरो कह रहे हो तो देखो सेट जीरो ऊपर, इसीलिए डेफिनेशन बेटा लिखी है। ये सेट 0 1 और 0 1 में बड़ा फर्क है। ये वन जीरो होगा, यस सर। नहीं सर, दोनों सेम है। हाँ शाबाश। 0 1 और 1 0 एज ए सेट दोनों सेम है। क्या कहते हो, ये पहली क्लास में तो दूसरी क्लास में था। ऑर्डर यस डज सर, नॉट सीक्वेंस मैटर, मैटर नहीं करती। यस ऑर्डर डज नॉट मैटर, सीक्वेंस में मैटर करता है, ये सीक्वेंस नहीं है। और एक एम्प्टी सेट होता है। ये पावर सेट, ये डीएफए का ट्रांजिशन फंक्शन था। इसका मतलब है मशीन अगर इस स्टेट किसी स्टेट में है, नेक्स्ट इनपुट सिंबल ये है, तो मशीन किसी स्टेट में चली जाएगी। ये यहाँ पे डोमेन है। डोमेन ये क्या कह रही है, इसका क्या मतलब है, ठीक है, ये देखना है हमें। लेकिन कम से कम पता चल जाए कि यहाँ इसकी डोमेन जो है ये सेट, ये स्टेट नहीं है, ये सेट ऑफ स्टेट्स है। ठीक है, सेट ऑफ स्टेट्स। ये क्यों किया डेफिनेशन में उन्होंने। चलिए, पावर सेट का पता चल गया बेटा। यस सर। यस सर। तो इसकी रेंज जो है वो सेट ऑफ स्टेट्स है, क्योंकि क्यू है ये सेट ऑफ स्टेट्स है ना। तो इसकी रेंज में जो पॉइंट्स होंगे, हर पॉइंट एक सेट ऑफ स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, आइए अब इसको मजीद क्लियर करना है, अभी आपको समझ नहीं आई है। ये एक एनएफए है बेटा। पहले बताओ इसमें और डीएफए में क्या फर्क है। क्या ये डीएफए है? नहीं है तो क्यों नहीं है? ये करता क्या है, क्या चीज एक्सेप्ट कर रहा है, मैं ये नहीं पूछ रहा। मैं फंडामेंटल बेसिक सवाल दे रहा हूं। अगर आपको कोई कहे कि भाई ये आपके सामने एक एफए है, बताओ ये डीएफए है या नहीं। सर वो आउटकमिंग एज से सर इसमें जो आउट गोइंग है ना, वो उसकी लैंग्वेज को इक्वल नहीं है। हाँ, लैंग्वेज कहाँ से आ गई बेटा? सर मतलब वो स्ट्रिंग जो बनती है, जो गिवन लैंग्वेज होते हैं अल्फाबेट्स। हाँ देखो, लैंग्वेज में और अल्फाबेट में बेटा जमीन आसमान का फर्क है। लैंग्वेज के मेंबर्स जो हैं स्ट्रिंग्स होती हैं। 3 है हाँ, जीजा, 2 ए के और 1 बी के। ठीक है। ये किसी मतलब एफए के डीएफए होने के लिए क्या चीज जरूरी है? सर वहाँ पे हर एच से 2 वर्टिक्स, हर हर स्टेट जितने से सिंबल है सर उसमें 2 वर्टिक्स निकलने चाहिए। दो मतलब कि मतलब जितने हमारे अल्फाबेट्स होंगे उतने अल्फाबेट के इक्वल निकलने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, किसी भी एफए के लिए डीएफए होना, उसी वक्त वो डीएफए हो सकता है अगर उसकी हर स्टेट से नंबर ऑफ आउटगोइंग एजेस हैं उतने ही हो जितने अल्फाबेट के सिंबल्स हैं। ठीक है, अगर अल्फाबेट के 3 सिंबल्स हैं तो हर स्टेट में से 3 आउटगोइंग एजेस निकलेंगे और उन 3 आउटगोइंग एजेस के लेबल्स जो हैं वो फर्क होंगे। ठीक है, और अगर अल्फाबेट के 4 सिंबल हैं तो डीएफए की हर स्टेट से 4 आउटगोइंग एजेस निकलेंगे और चारों के ऊपर जो है वो हर एक के ऊपर एक अल्फाबेट का सिंबल होगा। अब ये डीएफए नहीं है, क्यों नहीं है? कि इसके क्यू नॉट स्टेट से ये देखो, एक एज ए के ऊपर ये निकल रहा है, दूसरा एज ए के ऊपर ये निकल के Q2 पे जा रहा है, और तीसरा एज जो है वो ये Q4 पे जा रहा है बी के साथ। तो इसके आउटगोइंग एजेस जो हैं वो 3 है, जबकि अल्फाबेट के सिंबल 2 हैं। अब ये Q1 देखो, इसमें से सिर्फ एक आउटगोइंग एज निकल रहा है जिसपे ए लिखा हुआ है। इसी तरह Q2 से सिर्फ एक आउटगोइंग एज निकल रहा है, Q3 से सिर्फ एक आउटगोइंग एज निकल रहा है, और Q4 से कोई एज नहीं निकल रहा।
तो इसलिए ये डीएफए नहीं हो सकता। ठीक है बेटा, या तो ये गलत डीएफए बनाया गया है या ये एनएफए है। अब मैं इसे एनएफए क्यों कह रहा हूँ और इसमें वो चॉइस कहाँ से आ रही है, ये देखने की बातें। आपको चॉइस नजर आ रही है इसमें? नो सर। गौर करो, चॉइस क्या थी कि मैं क्लासरूम से निकल के इस सीढ़ी से या दूसरी सीढ़ी से नीचे जा सकता था। सर आ रही है इधर क्यू नॉट पे आप सर खड़े यहाँ हो पे तो आ आपके रही पास सर दो अब तरीके सक्सेस हैं। वन पे है। एग्जैक्टली बेटा, ये देखो क्यू नॉट के ऊपर अगर मशीन है और नेक्स्ट इनपुट सिंबल ये है तो चॉइस है ये। मैं Q1 पे भी जा सकता हूँ, मैं Q2 पे भी जा सकता हूँ। नजर आ गई बेटा? यस सर। यस सर, आ गई। हाँ यस सर। हाँ हाँ बिल्कुल। अब मैं तो ह्यूमन था, मैं या एक सीढ़ी से जाऊंगा या दूसरी सीढ़ी से जाऊंगा। तो यहाँ पे हम ये मशीन है, ये बेसिकली बेटा मॉडल है। एनएफए जो है ये आपकी पैरेलल प्रोसेसिंग का या मल्टी थ्रेडिंग वाला मॉडल है, जो आपने वहाँ पे पढ़ा होगा किसी हद तक ऑपरेटिंग सिस्टम में। सर ओएस के अंदर पड़ा। ठीक है ना, मशीन को इनपुट आती है ए, ये इस प्रोसेसर पे भी चलना शुरू हो जाती है, ये इस प्रोसेसर पे भी चलना शुरू हो जाती है। आप समझ लीजिए 2 थ्रेड निकल आई हैं या आप कीजिए 2 प्रोसेस शुरू हो गए। ठीक है, यस सर। ये यस सर। बात समझ आ गई? आपका डीएफए जो था वो सिंगल थ्रेडेड मॉडल था, एक ही थ्रेड में चलना है। यहाँ पे मल्टीपल थ्रेड हैं या मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं, ठीक है, प्रोसेसेस हैं। ठीक है तो ये अब चॉइस आ गई, या मल्टीपल थ्रेडिंग आ गई। अब कैसे जाहिर करें कि मशीन Q0 पे है और नेक्स्ट इनपुट सिंबल A है, तो 2 थ्रेड्स चल पड़ी हैं और 2 थ्रेड चल के वो 2 डिफरेंट स्टेट्स पे पहुंचे हैं। इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, दैट वाज द इशू। इसलिए पावर सेट बनाई गई है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ आपके सामने कि मशीन जब Q0 स्टेट में है, नेक्स्ट इनपुट सिंबल A आया, तो मशीन जो है कि 2 थ्रेड्स चली हैं, मशीन Q1 स्टेट पे भी है और Q2 स्टेट पे भी है। 2 चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे पास ये सेट आ गया। वो Q1 में भी हो सकती है, Q2 में भी हो सकती है, या 2 थ्रेड्स चल रही हैं। अब बेटा समझ आई कि हमने ट्रांजिशन फंक्शन का रेंज जो है वो सेट क्यों दी है। यस सर। ठीक है, सबको बेटा समझ आ गई है? यस सर। क्योंकि मल्टीपल थ्रेड्स निकलनी sir. थी, तो इसलिए मशीन ने 2 प्रोसेस चलाए हैं। तो वो एक प्रोसेस किसी एक मशीन पे जाएगा, दूसरा प्रोसेस हो सकता है किसी दूसरी डिस्टिंक्ट स्टेट पे चला जाए, इसलिए हमने रेंज जो है वो सेट दे दिया है। अब ये देखो, और बी पे कहाँ जाएगा, Q4 पे जाएगा। हमेशा फंक्शन जो है वो डोमेन से रेंज के किसी पॉइंट पे जाता है। Q1b क्या होगा, रेंज के किस पॉइंट पे जाएगा? तब वहाँ पे स्टॉप नहीं कर QA Q1b। सर कहीं पे नहीं जा रहा। यस सर। देखो एज ही कोई सर, नहीं है कहीं जिसके पे। ऊपर बी लिखा हो, तो कहीं ना जाने को हम कैसे रिप्रेजेंट करें रेंज में? एम्प्टी सेट। नल एम्प्टी सेट। वेरी गुड, वेरी गुड। मैम इसीलिए पावर सेट निकाला था, रेंज बनी थी, सॉरी, कि अगर कहीं नहीं जा रहा उसको भी रिप्रेजेंट किया जा सके एम्प्टी सेट। वो कहीं भी नहीं जा रहा, अगर होता तो किसी सेट का नाम तो होता ना। अब समझ आ गया बेटा? यस सर। जी सर। यस सर। यस अब अगर अग समझ आ गया तो डेल्टा Q0 A, ये Q0 A, ये सेट आएगा। अभी आपको बता के गया हूं, रेंज इसलिए यहाँ पे सेट रखी है
कि एक से ज्यादा जगह के ऊपर मशीन जा सकती है, मल्टीपल थ्रेड्स हैं। Q0 के ऊपर B आए, Q0 पे B आए तो ये देखो Q4 पे जा रहा है, सेट Q4, ये लिखना है हमने। मैथमेटिकली जाएगा सेट Q, स्टेट Q4 पे ही जाएगा, लेकिन मैथमेटिकल नोटेशन में हम उसे एज ए सेट Q4 लिखेंगे जब ट्रांजिशन एज ए सिंगल ट्रांजिशन फंक्शन लिखेंगे या एज ए ट्रांजिशन मैट्रिक्स में ये लिखेंगे। अब Q1 के ऊपर A आया है तो वो ये Q0 पे गया, सेट Q0 के ऊपर। जब B आया है तो कहीं नहीं गया, कहीं ना जाने को हम एम्प्टी सेट से रिप्रेजेंट कर। Q2 पे A आया है, ये देख रहे हैं, ये सेट Q3 पे चला गया है, और Q2 पे B आया है तो कहीं नहीं जा रहा है, एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट को बेटा नल सेट फी या फाई भी लिखते हैं। तो मैं आप दोनों चीजें आपके सामने होनी चाहिए, ये ठीक है, ये भी नल सेट है, ये भी नल सेट है, ठीक है। Q3 पे A आया तो वो नल सेट पे जा रहा है, कहीं नहीं, यानी कि किसी स्टेट पे नहीं जा रहा। देयर इज नो आउटगोइंग एज जिसका लेबल A होगा। और B के ऊपर जो है ये Q0 पे जा रहे हैं। Q0 पे जा रहा है जी। Q4 के ऊपर ये कहीं भी नहीं जा रहा किसी इनपुट पे भी, तो एक दफा मैं ये दोनों लिख, में नल होगा। दोनों में नल होगा, बिल्कुल ठीक है बेटा। मैं जानबूझ के ये दोनों सिंबल यूज किए हैं कि ये दोनों एक ही चीज है, ठीक है। Yes sir. चलिए जी, अब ये तो हो गया। अब अगला क्वेश्चन जो है वो ये होता है कि अब जब चॉइस आ गई है, मल्टीपल प्रोसेसेस चल रहे हैं, जियाउल्ला ये क्या किया, कहाँ था जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था? आप तो लाजिमी बात समझ आनी है, जब मैंने इंडिविजुअल कराए थे नहीं था उस वक्त तो यहाँ पे माहम ठीक है बेटा अब आपका, और आपने ये जवाब भी भिजवाया है। ओ यार क्या कर रहा है, क्यों नॉट, अच्छा ट्रांजिशन टेबल के तौर पे मैट्रिक्स भिजवानी थी ना बेटा, इंडिविजुअल ठीक ही है। चलिए अब अगले आप मुझे ये बताइए, अगर ये स्ट्रिंग जो है ए है, ए बी, तो क्या ये मशीन उसे एक्सेप्ट कर रही है? सर कर भी रही है, नहीं भी कर रही। ए बी, हाँ भाई, यस सर, दोनों केसेस हैं, कर भी रही है नहीं भी कर रही। नहीं भी करी, दो प्रोसेस चल पड़े हैं ना, पहले ए के ऊपर दो प्रोसेस चल पड़े हैं, एक ये प्रोसेस चल रहा है, दूसरा ये प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। तो एक प्रोसेस जो है उसके जरिए एक्सेप्ट नहीं हो रहा, दूसरे प्रोसेस के जरिए एक्सेप्ट हो रहा है, ठीक है। आप पहले इसे देख लें। वो याद है कि हम डीएफए में किसी स्ट्रिंग के लिए कंप्यूटेशन किया करते थे, यहाँ पे भी उस तरह की कंप्यूटेशन कर सकते हैं लेकिन उससे बेहतर तरीका ये है कि हम जनाब साहब ट्री सा बना लेते हैं, इसे हम कंप्यूटेशन ट्री कहते हैं, ठीक है। और हम कंप्यूटेशन ट्री जो है वो इस थोड़ी सी बड़ी स्ट्रिंग के लिए बना रहे हैं। चलो ए बी तो तुमने बता दिया, अब बताओ ये वाली एक्सेप्ट हो रही है, टेट्रा ए बी डबल ए बी?
टेट्रा ए बी डबल बी, ये एक्सेप्ट कर रहा है? जी सर। अच्छा, कैसे? जी सर बिल्कुल कर रहे हैं। सर चार, अगर ऊपर वाले रूट लें हाँ और चार ए आएंगे प्लेटों के, नीचे वाले बी पे आएगा, हाँ। फिर उस वाले बी से ऊपर जाके फिर एक और साइकिल लेके आएगा ऊपर वाली साइड से क्यू नोट का, फिर बी पे एंटर फाइनल पे चलेगा। अच्छा, तो कोई सिस्टमेटिक तरीका होना चाहिए ना जिसके जरिए ये क्या क्या हो गया, जरिए हम बता सकें और देखने वाला जो है उसे भी पता चल जाए कि हाँ ये ठीक है, ठीक है। तो मैं इसको ऊपर ले आता हूँ ताकि आपके सामने आ जाए, और फिर मैं ट्री बना के आपको दिखाता हूँ। डिलीट कर देते हैं। चलिए जी, आप देखिए कंपनी इनिशियली मशीन जो है जब भी शुरू होती है कहाँ पे होगी? क्यू नोट पे। इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेट पे। मैं ट्री बना रहा हूँ। पहला सिंबल क्या है यहाँ पे? ए। जी सर। अब ये देखिए ए के ऊपर दो प्रोसेस बन रहे हैं, तो यहाँ पे मैं उसको रिप्रेजेंट करूंगा। एक प्रोसेस ये है जिसके बाद मशीन जो है वो Q1 स्टेट में चली गई है, और दूसरा प्रोसेस ये चला है और मशीन जो है वो Q2 स्टेट में चली गई है। ठीक है जी। अब ये सर दो डिफरेंट प्रोसेसेस चल पड़े हैं, ठीक है। अब अगला कैरेक्टर फिर ए आया, ऐसे काट रहा हूं ये आप। अब ये क्योंकि दो प्रोसेस हैं, अब इन दो प्रोसेस से हर एक से एक एक एज निकलेगा। मशीन जब Q1 में है, प्रोसेस नेक्स्ट इनपुट सिंबल ए है, तो मशीन किस स्टेट में चली गई है? मशीन Q1 पे थी, नेक्स्ट इनपुट सिंबल ए आया है, तो मशीन किस स्टेट में चली गई है? क्यू नॉट पे सर। और दूसरे प्रोसेस में मशीन Q2 पे थी और यही वाला सेकंड कैरेक्टर ए आया, तो मशीन किस स्टेट में चली गई है? Q3 सर। Q3। बिल्कुल। अब अगला कैरेक्टर फिर ए है। एक मिनट बेटा, ये कोई पीछे से अंदर से कुछ भिजवा रहा है, शायद वो देख लेने दे मुझे। हाँ जी, तीसरा कैरेक्टर ए है। अब ये दो प्रोसेसेस चल रहे हैं, अब यहां से आगे फिर ए आना है। अब Q0, पहले Q3 पे देख लेते हैं। Q3 पे ए आया, कहाँ जाएगा? सर एम्प्टी सर, उधर ही एम्प्टी। रहेगा। हम कहते हैं कि ये थ्रेड जो है या ये प्रोसेस जो है क्रैश कर गया। ऐसे ही है ना, आपने क्रैश का लफ्ज पढ़ा था ना ओएस में। जी सर। ये थ्रेड जो है या ये प्रोसेस जो है क्रैश कर गया, मैं उसको यूं जाहिर करता हूँ। कोई ऐसी तीन सी निशान या कोई निशानी लगा दी या कांटा मार दिया कि इससे आगे नहीं जा सकता, जो से मर्जी नोटिस। ठीक है, ये थ्रेड क्रैश कर गई है तीसरे ए के ऊपर। ठीक है, जी सर। लेकिन ये Q0 पे जो प्रोसेस था, इसके ऊपर जब ए आया तो अब क्या होगा? वो दो पॉसिबिलिटीज होंगी, Q1 और Q। एग्जैक्टली। सो इस थ्रेड ने मजीद दो थ्रेड्स इनिशिएट कर दिए जिस तरह जो शुरू में किए थे। ए
ये Q1 पे चला गया। ये दूसरी थ्रेड इसने स्पॉन की है और ये Q2 पे चला गया है। ठीक है अभी, एवरीबॉडी विद मी? यस सर। चलिए सर अगला करेक्टर चौथा। अब ये देखो, ये तस्वीर ऐसे बनाया करो, ये ट्री, ये कंप्यूटेशन ट्री ऐसे बनाया करो कि ये एक लेवल पे हैं, देखने वाले को पता चल जाए ये पहला करेक्टर है, ये दूसरा करेक्टर है, ये तीसरा करेक्टर है। ठीक है, अब जो आएंगे वो चौथे करेक्टर होगा। सो अगला चौथा करेक्टर ए है। अब ये इन दोनों थ्रेड से दोबारा ए आएगा। सो Q1 पे ए आया तो हम Q0 पे जाएंगे। ऐसा ही है ना? जी सर। ये Q2 है। यस सर। Q2 पे आया तो कहाँ जाएंगे? Q3। तो हम Q3 पे चले गए। सर ये जरा फोर्क टाइप की वर्किंग नहीं हो रही? एग्जैक्टली वही फोर्क बेटा, जो है वो नया प्रोसेस बनाने के लिए होता है ना फोर्क। जी सर। फोर्क की कमांड जो है आप जो OS में पढ़ी होगी, ये नया प्रोसेस बनाते हैं। अच्छा, तो ये चौथा करेक्टर हो गया, देखा है? पहला करेक्टर, दूसरा करेक्टर, तीसरा करेक्टर, चौथे करेक्टर को मशीन ने प्रोसेस किया। अब पांचवा करेक्टर है बी। हम Q0 के ऊपर हैं और नेक्स्ट इनपुट करेक्टर बी आया तो मशीन कहाँ जाएगी? सर Q4 फाइनल स्टेट। Q4 पे सर चली Q4 पे जाएगी। Q4 पे जाएगी। और ये कहाँ पे जाएगी? अगर Q3 पे हैं तो हम सर Q0 पे। ये करेक्टर भी लिखना होता है यार, बी। ये जाएगी Q0 पे है। Q0 पे। अब आप मुझे बताइए कि क्या मशीन ने ये Q4 आने पे हम कह सकते हैं कि इनपुट एक्सेप्ट कर लिया? यस सर। क्यों भी कह सकते हैं कि Q4 पे जाने पे हम कह सकते हैं मशीन ने इनपुट एक्सेप्ट कर लिया? जी सर, क्योंकि उसके आगे कोई नहीं और आउटगोइंग एज कोई भी नहीं है, उसके आगे कहीं जा ही नहीं सकता। तो इस बात को छोड़ो, मशीन इनपुट को कब एक्सेप्ट करती है? फाइनल स्टेट पे। नहीं, पार्शियल क्वेश्चन आंसर जी, पार्शियली करेक्ट, पार्शियली इनकरेक्ट। सर फाइनल पे हो और उसकी स्ट्रिंग खत्म हो जाए। उसकी स्ट्रिंग क्या? सर लैम्डा हो जाए ना, मतलब एम्प्टी हो जाए, जब हम हाँ, यूज करते रहेंगे कि सारी इनपुट स्ट्रिंग प्रोसेस हो जाए उसके बाद मशीन फाइनल स्टेट में खड़ी हो। ये डेफिनेशन है एक्सेप्टेंस की। हाँ, जो अब आप कह रहे थे कि एक्सेप्ट कर लिया, क्या अब इसने एक्सेप्ट कर लिया? नो सर, हाँ, क्यों? स्ट्रिंग्स अभी पड़ी हुई हैं। एग्जैक्ट, स्ट्रिंग के कुछ कैरेक्टर पड़े हुए हैं, पूरी स्ट्रिंग प्रोसेस नहीं की है अभी तक मशीन ने। तो अब मशीन जो है अगला, विच इज द सिक्स्थ वन, उसको प्रोसेस करनी जाएगी। सिक्स्थ कैरेक्टर ये ए है अगला। जी, कहाँ जाएगी अब मशीन? सर ये तो जाएगा Q4 जाएगा एम्प्टी। एम्प्टी का क्या होता है, क्या कहा था? तो क्रैश कर जाएगा। ये वाली थ्रेड या क्रैश ये कर वाला जाएगा। प्रोसेस क्रैश कर जाएगा। काटा मार दीजिए यहाँ पे, रिप्रेजेंट के ये क्रैश कर गया। और ये जो है Q0 से B आया तो कहाँ जाएगा? सर ये Q0 था, Q3 से भी, हाँ Q0 था।
हाँ सॉरी आगे सर ए क्यू आया, नॉट था ए आया है, क्यू ए आया है, 4 आ जाए। हैं? नहीं ए है। ए है फिर दो ऑप्शंस आते ये हैं। दोबारा से Q1 और Q2 एग्जैक्टली दो मैं थोड़ा नीचे कर लूँ आप लोगों के सामने अंदर आ जाए। नहीं ये नीचे नहीं होगा, सारा क्रॉसिंग। ए है, छठवां करेक्टर जो है बेटा ये ए है, तो क्यू नॉट पे ए है, जिसका मतलब है ये यहाँ से फिर दो प्रोसेस चलेंगे जैसे पहले ऊपर किया था। अल्हम्दुलिल्लाह। ए सर वो अटेंडेंस गा देगा 5। वो एक पहले चेक कर ले अपना, ये जाएगा Q1 के ऊपर एब्सेंट लगी हुई है, फिर मुझे बताइए अभी ठहर के, ये बस खत्म होने वाली है, और ये जाएगा Q2 के ऊपर, ठीक है। तो ये छठा करेक्टर हो गया, उससे अगला करेक्टर फिर ए है, तो Q1 से ए कहाँ जाएगा? Q1 से Q नॉट, और Q3 से ये Q2 है, Q2 से ये कहाँ जाएगा? Q3 पे Q3 के ऊपर। और उसके बाद आखिरी B है जी, आखिरी करेक्टर, तो Q नॉट से B कहाँ जाएगा? सर Q4 पे। और Q3 से B कहाँ जाएगा? सर Q नॉट पे। ये देखें Q3 से B कहाँ जा रहा है? Q नॉट के ऊपर। सर उधर एथेड आ रही है मुझे। अच्छा ना, सो अब ये देखो, ये कंप्यूटेशन ट्री है सर, ये इनिशियल और फाइनल पे एक ही टाइम पे इकट्ठे? वो खैर ये डजंट मैटर। तो डेफिनेशन अब आ गई है कि अगर कोई भी थ्रेड इनपुट स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर ले तो हम कहेंगे कि मशीन ने उस इनपुट को एक्सेप्ट कर लिया। इस थ्रेड ने एक्सेप्ट कर लिया? यस सर। इसने नहीं किया, लेकिन किसी एक ने कर लिया है, तो हम कहेंगे कि इस NFA ने इस इनपुट को एक्सेप्ट कर लिया। DFA में सिर्फ एक ही थ्रेड होती थी, तो हम सिर्फ क्या करते थे, अगर तमाम स्ट्रिंग को प्रोसेस कर लिया है और मशीन जो है फाइनल स्टेट में खड़ी हुई है, तो इसका मतलब है उसने एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ क्योंकि मल्टीपल थ्रेड्स या मल्टीपल प्रोसेसेस चल सकते हैं, तो इसकी डेफिनेशन में स्लाइटली चेंज आ गया। इफ एनी ऑफ द थ्रेड्स और प्रोसेसेस accepts the input string, then we say that the machine has accepted the input string. ठीक है बेटा, समझ आ गया? हाँ आगे सर। चलिए अच्छी बात। सर ये एक चीज ट्रांजिशनल टेबल में फाई और एम्प्टी सेट का दोबारा बताते हैं। फाई और एम्प्टी सेट ये बेटा एक ही चीज है। एम्प्टी सेट को इन दो नोटेशन से जाहिर करते हैं। ओके सर। इससे भी और इससे भी, ठीक है? जी सर। हाँ, इसलिए मैंने जानबूझ के दो नोटेशन लिखी हैं कि आपको पता चल जाए ये दोनों नोटेशन का एक ही मतलब है, एम्प्टी सेट। हाँ भी, क्या रोल नंबर है आपका बेटा जो आप कह रहे थे मेरी एब्सेंट है? लेट आए होगे ना, लाजमी बात है। सर मैंने आपको